नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा जो विषय है वह वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह मारक होते हैं, किन ग्रहों के हम जेमस्टोन्स यानी कि रत्न पहन सकते हैं और किन ग्रहों के रत्न पहनने से पहले हमें आवश्यकता है उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और रोचक विषय को। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र होते हैं। लग्न भाव में यदि 2 नंबर लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि यह वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और यहाँ पर शुक्र लग्नेश है। इसी तरीके से शुक्र 2 भावों को रिप्रेजेंट करते हैं या 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 राशि कौन सी हैं? एक तो वह वृषभ राशि, दूसरी उनकी जो राशि है वह तुला राशि है और तुला राशि जो है वह उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो यहाँ पर जो मूल त्रिकोण राशि है वह छठे भाव में आती है और जो वृषभ राशि है वह लग्न होती है। तो लग्नेश कौन हो गए इस कुंडली में? शुक्र हो गए। जो वृषभ लग्न की कुंडली के लग्नेश शुक्र हो जाते हैं। तो शुक्र क्या है? आप उस व्यक्ति को, लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है। ये इससे हम जातक के व्यक्तित्व को देखते हैं। तो यह जातक के व्यक्तित्व के बारे में विशेष अध्ययन करने का एक अवसर देता है एक तरह से, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। अब ये वृषभ जो राशि है या वृषभ लग्न है ये 30 डिग्री की है। अब 30 डिग्री में यहाँ पर हमें कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण प्राप्त होते हैं इस राशि के अंदर, और वहीं पर रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में आते हैं। वहीं मृगशिरा के अंतिम 2 चरण, प्रथम 2 चरण इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 9 चरण की एक राशि यहाँ पर बन जाती है, जिसमें कृत्तिका, जिसके नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, रोहिणी नक्षत्र हो गए और यहाँ पर हमारे मृगशिरा नक्षत्र हो गए। तो इन नक्षत्रों के समावेश से ये पूरी की पूरी जो वृषभ राशि है वृषभ राशि बनती है और पूरी राशि के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र हो जाते हैं। तो शुक्र का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ नक्षत्रों की स्वामी के आधार पर भी हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। इस तरीके से अब और बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के ये लोग देखे जाते हैं। शुक्र प्रधानता इनमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इस लग्न की, जब वृषभ लग्न है तो वहाँ पर शुक्र 2 भावों के अधिपति हो जाएंगे। एक तो लग्नेश हो जाएंगे। लग्नेश से हमने उनके व्यक्तित्व को समझ लिया कि व्यक्ति कैसा होगा। तो इसी तरीके से वहाँ पर वह छठे भाव के स्वामी यानी कि सृष्टिश, रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शुक्र यहाँ पर लग्नेश होने के कारण छठे भाव के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वह यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। लग्न भाव के इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बशर्ते कि यह त्रिक भाव में नहीं हो। त्रिक भाव में होंगे तब भी ये लग्नेश के फल देंगे, लेकिन इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी। जितना इन पर पाप प्रभाव आता जाएगा या ये किसी पापी भाव में जाकर बैठ जाए तो उतनी ही ज़्यादा हमें लग्न पीड़ित होती नजर आएगी। और जब लग्न पीड़ित होगी तो वह जातक स्वयं पीड़ित है, तो संघर्ष करने में उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। संघर्ष करने की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरा भाव के स्वामी हो जाते हैं यहाँ पर बुध। अच्छा, इस कुंडली के लिए बुध दूसरे भाव के स्वामी भी होते हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। यानी कि बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कन्या, वह पंचम भाव में आती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र और बुध में मित्रता है, तो यहाँ पर दूसरे भाव के अधिपति होने के कारण ये मारक तो हैं, लेकिन मित्र होने के कारण से बहुत अधिक मारकता इनको प्राप्त नहीं होती। और साथ ही साथ ये पंचमेश होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर बुध पंचमेश है, तो पंचमेश होने के कारण ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाले यहाँ पर हो जाते हैं।
तो यहाँ पर बुध को हम क्या कह सकते हैं कि बुध यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाले बन जाते हैं, बशर्ते वह किसी गलत भाव में ना बैठे हों। अगर गलत भाव में जाएंगे तो उनके रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बुध क्या क्या दे सकते हैं? दूसरा भाव हमारा हो गया, वाणी का भाव हो गया, हमारे कुटुंब का भाव हो गया, हमारी विद्या का भाव हो गया, हमारे सोने चांदी जेवरात यानी कि हमारे धन संग्रह का, द्रव्य का भाव दूसरा भाव हो गया, हमारे भोजन से संबंधित दूसरा भाव हो गया, हमें कैसे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये दूसरा भाव हमें बताएगा। अब दूसरे भाव के स्वामी और वाणी के कारक यानी कि बुध, ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं या दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। और इनका संबंध कहाँ से बनता है? इनका संबंध, क्योंकि ये पंचमेश भी है, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? तो पंचम भाव से हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम भाव को देखते हैं, संतान को देखते हैं, यहाँ से संतान सुख को पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव से हम एजुकेशन यानी कि हाई एजुकेशन जो होगी उसको देखेंगे। और यहाँ पर बुध पंचमेश होने से, क्योंकि आईक्यू लेवल को बढ़ाने का जो आईक्यू लेवल का भाव है, आईक्यू का जो भाव है, इंटेलिजेंसी का जो भाव है, पंचम भाव है। और पंचम भाव और यहाँ पर कारक भी देखें आईक्यू के, तो वो बुध हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पंचमेश अपना रिजल्ट दिखाते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, विलक्षण होती है। ऐसे व्यक्ति पठन पाठन लेखन इनसे संबंधित कार्य में रुचि रखते हैं और विशेषतः अपनी वाणी के आधार पर बहुत अच्छे व्यापारी भी होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। अचानक से धन संग्रह करना, किसी भी स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं निवेश करना, इनकी एक आदत होती है और उसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। बशर्ते यहाँ ध्यान फिर रखना है कि जो बुध पर कहीं पाप प्रभाव तो नहीं है, किसी नेगेटिव रिजल्ट किसी नेगेटिव प्लेनेट का कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी की बात कर ली, पहले भाव और छठे भाव के स्वामी की बात कर ली। अब हम आते हैं तीसरे भाव के स्वामी। तीसरे भाव के स्वामी इस लग्न कुंडली में चंद्रमा होते हैं। तीसरा भाव उपचय भाव है, यानी कि ये वाणी से संबंधित यानी कि कंठ से संबंधित ये भाव माना जाता है। जो वाणी जीभ्या से थोड़ा नीचे है वो कंठ से संबंधित भाव माना जाएगा। यहाँ के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं। तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को, ये छोटे भाई बहनों का भाव भी है, छोटे भाई बहनों का भाव भी है और साथ ही साथ ये पराक्रम का भाव भी माना जाता है। ये छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं, यात्राओं को भी दर्शाने वाला भाव माना जाता है। और इस भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, लोगों के साथ में बातचीत को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं। डाक प्रणाली जो भी है वह हम तीसरे भाव से देखते हैं। अगर हम किसी राज्य की या देश की कुंडली को देखते हैं तो उसमें ये तीसरा भाव कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को हमें इंडिकेट करता है। डाक सेवाएं, कम्युनिकेशन जो भी है वो सब तीसरे भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यक्ति का जो रुझान है वह गायन में होगा। तो गायन वादन ऐसे कार्यों में रुझान रखता है। संगीत के क्षेत्र में वह विशेष रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। वाणी मधुर होती है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाते हैं? बुध हो जाते हैं। और वहीं जब तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं तो ये वाणी और जो कंठ है दोनों में बहुत एक अच्छा सामंजस्य बना देता है। लेकिन ध्यान फिर भी क्या रखना होगा कि किसी पाप प्रभाव में चंद्रमा तो नहीं है, चंद्रमा कहीं नीच अवस्था में तो नहीं है, चंद्रमा कहीं केंद्रम योग में तो नहीं आए हुए हैं, या किसी तरह के कोई पाप कर्तृ दोष में तो ये फंसे हुए नहीं है। ये सब बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चौथे भाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि चौथे भाव के स्वामी कौन हो जाते हैं। इस कुंडली के अंदर चौथे भाव के स्वामी जो बनते हैं वह सूर्य देव बनते हैं। तो सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाते हैं। अच्छा, शुक्र और सूर्य में कहीं ना कहीं आपस में एक शत्रुता है, लेकिन चौथे भाव के स्वामी होने के कारण से, केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण से ये आपस में इनमें सामंजस्य हो जाता है। मतलब एक तरह से समभाव की स्थिति यहाँ पर हम सूर्य की देख सकते हैं। लेकिन सूर्य की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य चौथे भाव के स्वामी है। चौथा भाव किसका हो गया? भूमि, भवन, वाहन, इनका चौथा भाव हो गया। तो चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य की स्थिति देखना है। अगर चौथे भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की माता उसको बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती है, दुलार करती है। वहीं अगर लग्न भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के प्रति बहुत समर्पित होता है।
ऐसा व्यक्ति अपने गृह जनपद में रहना पसंद करता है, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ पर रहना पसंद करेगा। भूमि भवन आदि की उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में कहीं ना कोई झाड़ फानूस जैसी कुछ ना कुछ, चाहे वो एक झोंपड़ी बनाए जरूर, ऐसे व्यक्ति के घर में जरूर देखने को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ये विशेष रूप से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव भी हम देख चुके हैं, षष्ठ भाव की भी बात हमने कर ली। सप्तम भाव की तरफ बढ़ते हैं। तो सप्तम भाव में यहाँ पर जो राशि आएगी वह वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव जो होगा वो मारक भाव है। तो सप्तम भाव के स्वामी यानी कि मंगल, मंगल यहाँ पर मारकता लेकर हुए होते हैं। ऐसे क्योंकि सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं, मारकता तो है, ये एक स्पाउस का हाउस है, आपके जीवन साथी का ये घर है। यहाँ से हम पार्टनरशिप को देखेंगे, साझेदारी को देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल साझेदारी देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की जो पार्टनर हैं थोड़े गुस्से वाले होते हैं, जल्दबाज होते हैं, कामों में बहुत जल्दी रखते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और इसी कारण से, जल्दबाजी होने के कारण से वो अपने कामों को खराब भी कर लेते हैं, बिगाड़ भी लेते हैं। तो विशेषतः ऐसे में पार्टनरशिप में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और उस पार्टनरशिप में दिक्कतें होने का कारण उनका जो गुस्सा है वह होता है। अब मानकर चलिए कि ये सप्तम भाव, अगर हम इस भाव को वैवाहिक रूप में देखें तो ऐसे लोगों के जीवन साथी भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, गुस्से के स्वभाव वाले होते हैं, अचानक से तेज गुस्से आने की स्थिति उनको बनती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ जाए या अष्टम भाव में आकर बैठ जाए, या राहु शनि से वह पाप कर्तरी में आ जाए, तो ये सप्तम भाव को पीड़ित कर देगा। और ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली में बनती है तो वैवाहिक स्थितियां खराब हो जाती हैं, विवाह में बाधा देखने को अवश्य मिलती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 इन भावों में चला जाए तो इन भावों की हानि करता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सप्तम भाव में मंगल जो हैं वे क्या माने जाते हैं, मांगलिक दोष बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये स्वराशि मंगल हैं जो अपने ही भाव को, तो कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव की वृद्धि करेगा, मतलब उस भाव को खराब होने से बचाएगा अगर वह वहीं पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर यह दोष नहीं करते, बशर्ते इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव तो नहीं आ रहा जिसके कारण से ये पीड़ित होते हैं। जितना ग्रह पीड़ित होता चला जाएगा और उस भाव में भी बैठा हुआ है, उतना वह अपने आप को असमर्थ पाएगा अपने भाव को बचाने में। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की। अष्टम भाव यानी कि जो आयु का भाव है, जो मृत्यु का भाव है, ये अष्टम भाव है। ये गुप्त रहस्यों का भाव है, असाध्य रोगों का भाव है। यहाँ से हम बहुत सारी जो पैतृक संपत्ति आदि है उनके बारे में भी जान सकते हैं अष्टम भाव से। ये ससुराल का भाव भी माना जाता है क्योंकि सप्तम भाव से ये दूसरा भाव होता है। तो ससुराल पक्ष भी अगर हमें देखना होगा तो हम सप्तम भाव अष्टम भाव से देखेंगे। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव से बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स जिनको हम देख सकते हैं। अगर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में अष्टमेश जो हैं वह कौन होंगे, यहाँ पर गुरु बृहस्पति होंगे। गुरु बृहस्पति अष्टमेश होंगे, उनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में यहाँ पर आती है। और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी भी हो जाते हैं, 11वें भाव के स्वामी भी हो जाते हैं, यानी कि डिजायर इच्छा पूर्ति का भी यही साधन है, इच्छा पूर्ति भी कराते हैं। और क्योंकि शुक्र के लिए इनमें शुक्र और इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पर हम बृहस्पति को पापी बृहस्पति कहेंगे। ये बृहस्पति आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, समस्याएं देने का काम करते हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाता है तो वह आयु को छीण करता है। ऐसे में लिवर से संबंधित बीमारियों से बचना चाहिए, उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिवर सिरोसिस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वह देखने में ऐसे में मिलती हैं। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण से इच्छाएं तो पूर्ति होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति कराने का काम अधिक करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली होती है कि छोटी छोटी बीमारियां यानी कि पीलिया होना, जॉइंटिस होना, ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं देखने में आती हैं बृहस्पति से संबंधित। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जो पेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में पेट से संबंधित बीमारियां देखने में अवश्य आती हैं। अब हम बात करें जो नवम भाव है, तो नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं शनि। अब देखिए शुक्र यहाँ पर लग्नेश हैं, शुक्र के मित्र हैं शनि, और शनि जब भी शुक्र की लग्न होगी
तब भी शनि हमेशा योग कारक ग्रह की कंडीशन में आते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर नवमेश भी होते हैं और दशमेश भी होते हैं, दोनों भावों को लेकर होते हैं। अगर तुला लग्न की कुंडली होगी तो पंचमी चतुर्थेश और पंचमेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि हमारे केंद्र और त्रिकोण दोनों के राजयोग की स्थिति बना देते हैं। तो शनि ऐसी स्थिति में क्या है, तो शनि हमें कर्म भी देते हैं, शनि हमें भाग्य भी देते हैं। तो कर्म और भाग्य का यहाँ पर एक अटूट संबंध होता है। भाग्य के साथ में कर्मवादी व्यक्ति भी होता है, दोनों को साथ लेकर चलता है। ऐसे में जो भी वह कार्य करते हैं वो स्थायित्व वाला होता है। कहीं ना कहीं लीगल फील्ड से जुड़कर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जुड़कर कार्य करते हैं। और नवम भाव, क्योंकि नवम भाव हमारा किससे संबंधित हो गया, ये हमारी यात्राएं, जो मध्यम यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं से संबंधित भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनि नवमेश हो तो यह कहीं ना कहीं हमारे जो भाग्य को वृद्धि करते हैं, और विशेषतः टेक्नोलॉजी का वहाँ पर सहारा देखने को अवश्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य करते हैं, वास्तविकता को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, और शनि यहाँ पर प्रबल योग कारक माने जाते हैं। दशमेश होने से ये पिता को सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं, और विशेष रूप से जो उनके कार्य हैं थोड़े देरी से अवश्य होते हैं। भाग्य देरी से उनका जागता है, लेकिन उसमें स्थायित्व बहुत अच्छा होता है। तो स्थायित्व होता है, शनि के विशेष कार्यों में देरी होती है, विलंब होता है, लेकिन स्थायित्व विशेष रूप से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, भी हम बात कर चुके हैं। अब हम द्वादश भाव की बात करते हैं। तो मंगल अष्टमेश भी थे, मंगल सप्तमेश भी थे और द्वादश भी थे। ये दोनों भावों को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल यहाँ पर। तो यहाँ पर मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वह मेष राशि होती है, और वह द्वादश भाव में आती है। तो मंगल भी यहाँ पर मारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, प्रबल मारक में आते हैं, क्योंकि ये आयु से ये आपके जेल, क्योंकि 12वां भाव हमारा किसका है, जेल का भाव है, अस्पताल का भाव है, और हमारा ये जो 12वां भाव है ये है हमारा विदेश का भी भाव माना जाता है। तो ऐसे में विदेशी लोगों से संपर्क देखने में मिलता है। विशेषतः जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ विशेष रूप से आपका संबंध वहाँ पर रहता है, लोगों से आप जुड़कर कार्य करते हो। तो अब हमारा जो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर मारक कौन कौन हुए विशेष रूप से, तो इस कुंडली के लिए विशेष रूप से एक तो बृहस्पति यहाँ पर अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, तो बृहस्पति को हम अशुभ कह सकते हैं। वहीं मारक जो होते हैं हम मंगल विशेष रूप से यहाँ पर इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। सूर्य यहाँ पर संभाव रखते हैं, तो बहुत सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं है, बहुत खराब भी परिणाम नहीं आते, क्योंकि शत्रुता है, लेकिन चौथे भाव के अधिपति होने के कारण से वे सुखेश हो जाते हैं, सुख भाव देने वाले हो जाते हैं, इसलिए समभाव यहाँ पर उनका देखा जाता है। अब जेमस्टोन किसका पहनना चाहिए, तो ऐसे में आप शुक्र का जेमस्टोन पहन सकते हो, और साथ ही साथ आप पहन सकते हो जो बुध का जेमस्टोन भी ऐसे में पहना जा सकता है। विशेष रूप से लाभदायक जो जेमस्टोन रहता है, बाकी शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर शनि का रत्न विशेष रूप से लाभ देने वाला होता है, भाग्य की वृद्धि करने वाला होता है, कर्म क्षेत्र करियर को स्टेबल करने वाला होता है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही यहाँ पर आपके स्टेबल होते हैं। शनि विशेष रूप से यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये था पूरा वृषभ लग्न की जन्म कुंडली क्या होती है, कैसे इसमें कौन मारक होते हैं, कौन से कारक ग्रह होते हैं, उन सब पर हमने चर्चा की। केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं यह कारक ग्रह माने जाते हैं, और शनि यहाँ पर विशेष रूप से केंद्र के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। इसलिए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण की स्थिति होने से ये प्रबल राजयोग कारक होते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा आदि में यह जातक को विशेष लाभ कराने वाले देखे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045847891। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का अगर विश्लेषण कराना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।